नमस्कार, मैं राजीव व्यास और आप सभी का स्वागत है चरित्र के एक और एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं इतिहास के कुछ विवादित किरदारों के बारे में और कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनकी कहानियां अब तक आपने नहीं सुनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिन्होंने महज 5 साल के शासनकाल में हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ दी। एक ऐसे अफगान योद्धा जिन्होंने मुगल को दिल्ली से हटा दिया। कौन है वो राजा, कौन है वो शासक, चलिए जानते हैं। एक ऐसा शासक जिसने सिर्फ 5 साल में हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। एक अफगान योद्धा जिसने दिल्ली की गद्दी से मुगलों को उतार फेंका और अपने शासन में कानून व्यवस्था और प्रशासन के ऐसे नियम बनाए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। सड़कें, डाक व्यवस्था, मुद्रा सुधार, ये सब उसके शासन की पहचान बने। लेकिन क्या शेर शाह सूरी का नाम सिर्फ एक आदर्श प्रशासक के लिए याद किया जाता है, या इसके पीछे छुपी है सत्ता की तीखी जंग की कहानी? आज चरित्र में हम खोलेंगे शेर शाह सूरी के विवादित किस्से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शेर शाह सूरी के बारे में। इनके नाम से जुड़ी कहानी और इनसे जुड़ी कई रोचक कहानियों के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शेर शाह सूरी, शेर शाह नाम आपने अभी रिसेंट टाइम में सुना होगा, और वो भी इस वजह से क्योंकि अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी शेर शाह नाम की। लेकिन ये वो कहानी नहीं है। शेर शाह सूरी एक पूरी अलग कहानी है, एक अलग किरदार है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हम में से कई लोगों ने इनके नाम को, इनके जिक्र को ज़्यादातर नहीं सुना है। तो चलिए उनकी कहानी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, शेर शाह सूरी के बचपन के बारे में और उनके बारे में दर्शकों को बताएं। शेर शाह सूरी ने एक वाक्य कहा था जी, अगर किस्मत मेरा साथ दे और सौभाग्य मेरे पास रहे तो मैं हिंदुस्तान से मुगलों को आसानी से बाहर कर दूंगा। अच्छा। ये उसने उस समय कहा जब वो बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दे रहे थे। उनका विज़न इस एक वाक्य से आप समझ सकते हो कि जिसको हराना है आप उनके सेना में उनके लिए सेवा दे रहे हो। और वहाँ आपका विज़न आया कि हम मुगलों को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं। विजनरी शासक थे। उनका ऐसे कोई चमत्कारिक राजा नहीं थे, वो शासक नहीं थे। एक सामान्य से परिवार से पैदा हुए थे, आगे बढ़े थे। उनके फादर की 4 बीवियाँ थीं और चौथी बीवी से उनका खास लगाव था, और ये थे पहले बीवी के उनके। तो उनका पालन पोषण उस स्तर से नहीं हो सका जिसके वो हकदार थे, फर्स्ट लड़का होने के कारण। ये उनके पूरे जीवन भर झलकता रहा। उनके फादर और उनके बीच में जो विवाद था वो पूरे जीवन चलता रहा। जब तक उनके फादर जिंदा थे तब तक चलता रहा। बीच में कई बार सुलह लोग करवाए। उनके और उनके फादर के जो बीच का विवाद था वो उसके सलूशन के लिए उसमें तत्कालीन बड़े बड़े राजाओं को आना पड़ा था। इस स्तर का उनका और उनके फादर का विवाद था। जमीन को लेकर के, उनके जागीर को लेकर के विवाद था। कोई बात नहीं। 22 साल की उम्र में वो जौनपुर चले आ गए, क्योंकि जौनपुर उस समय का अरबी का और फारसी का एक अच्छा सेंटर माना जाता था पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे आए वहाँ पे उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई वगैरह पूरा किया। वहाँ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों के बारे में पढ़ाई की, जो उनके पुराने, जो उनके पहले के राजा थे, अफ़गान शासक थे, उनके बारे में जो उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनी हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में। तो उनको उन चीज़ों को देखते हुए वहीं से उनके मन में एक महत्वाकांक्षा जगी कि भाई जब वो वहाँ से आके यहाँ शासन रूल कर सकते हैं तो हम तो यहीं पैदा हुए हैं, हम तो यहीं के हैं। और वो इतने क्रूर थे। और इनके मन में स्टार्टिंग से ये था कि हम अगर शासक हैं तो हम प्रजा की भलाई के लिए काम करें, प्रजा हमको एक अच्छा शासक माने, ये उनके मन में था स्टार्टिंग से ही। तो कहता ना कि जिसका अगर आप दूसरों की भलाई कर उसके बारे में सोचोगे तो आपका भला तो खुद ही होगा। तो शायद डेस्टिनी को ही मंजूर था
कि उनके जो मन में दूसरों के प्रति भलाई करने का, दूसरों पर जो प्रेम था, वो डेस्टिनी ने इनको ला करके वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँचाया। और संघर्षों में भी ये काफ़ी पहले छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत किया, फिर लोगों के वो सिपा सालार बने, अंगरक्षक बने, आगे जाके इस सब की कहानी बढ़ती चली गई और वो एक समय ऐसा आया कि वो दिल्ली के शासक बन बैठे। बिल्कुल। उनका शासनकाल बहुत कम समय का था, वहाँ तक तो हम जाएंगे, लेकिन जो उनका नाम था शेर शाह सूरी, तो शेर खान से शेर शाह बनने की जो कहानी है वो कितनी ऐतिहासिक है? उनका असली नाम क्या था और कैसे ये पूरी कहानी शुरू हुई? शेर शाह बचपन से ही जॉब में आ गए थे और सेना में थे, तो जमाल खान के वो अंगरक्षक थे। तो एक दिन हुआ यूँ कि जंगल में गए थे लोग, तो वहाँ पे जमाल खान ने देखा कि एक शेर शाह जो है अकेले एक शेर से लड़ रहे हैं। सामने सब लोग थे, उनके शस्त्रधारी भी लोग थे, लेकिन उसने किसी को भेजा नहीं। उसका एक विवाद ये था कि उनके फादर भी उससे मिले हुए थे। अच्छा। हाँ, तो इन दोनों लोगों का चल रहा था विवाद। तो उसके फादर चाहते थे कि ये इनका अंत हो और वो पूरा प्रॉपर्टी जो है वो हमको मिल जाए। तो उसने उस समय जलाल खान को रोका कि आप उनकी हेल्प मत करिए, लेकिन जमाल खान ने देखा कि अकेला बंदा पूरे शेर से लड़ रहा है और एंड ऑफ द वॉर जो है उसने शेर को हरा दिया, मार दिया शेर को। इतना प्रभावित हुआ जलाल खान कि उसने उनको शेर शाह से शेर खां की उपाधि दी। तब से उनका नाम जो है वहाँ से शेर शाह से शेर खान हो गया। ओके। इसी के साथ में, क्योंकि अफगान मूल से थे वो, उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, नीतियाँ बहुत अच्छी थी, जितना भी उनका शासनकाल रहा उसमें उन्होंने बहुत बदलाव लाने की सोच, उनका विजन बहुत अच्छा रहा है। तो क्या उनके अफगान मूल का कोई असर होता था उनके निर्णयों पर या उनकी नीतियों पर? देखिए, अफगान मूल के वो थे एंड वो एक कट्टर मुसलमान थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। सामाजिक जीवन में वो कट्टर मुसलमान नहीं थे। उनको सहिष्णु राजा हम लोग मानते हैं, इतिहासकार भी मानते हैं उनको, कि उतने वो कट्टर नहीं थे जितने कि उनके पूर्ववर्ती शासक थे कट्टर। सामाजिक जीवन में वो बिल्कुल न्यायप्रिय थे। उन्होंने इसे सुधार किए, फार्मिंग को लेकर के, टकसाल को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, बंदोबस्त को लेकर के, कर व्यवस्था को लेकर के। कर तो उनके समय भी थे, जजिया कर वगैरह उनके समय में भी था ही था, उन्होंने उसको हटाया नहीं। बट उनका एक मोटो था कि कर लगाते समय आप सहानुभूति रखिए अपने मन में, लेकिन वसूलते समय कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये उनका मोटो था। हाँ। उससे मालूम चलता है कि अगर आप कर किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो उसकी परिस्थितियों को आप देखिए कि कर देने लायक है, कितना कर दे सकता है, कितना कर नहीं दे सकता है। आप वहाँ जाकर उनसे भी बात करिए, समूह से बात करिए, तब जाके कर का आप निर्धारण करिए। लेकिन जब कर एक बार लग जाता है तब उसको आप वसूलने में कोई कोताही मत करिए। तो इस तरह से और वो अपने पर्सनल जीवन में जो है पूरा प्रॉपर एक जैसे एक मुस्लिम होते हैं उस तरह से हर नियम का पालन करना, नमाज कैसे करना, नमाज पढ़ना, हर चीज़ उनको प्रॉपर करते थे। वो सुबह 4 बजे तड़के उनको आदेश था उनके सेनापतियों को कि सुबह 4 बजे हमको भोर में जगा दिया जाए। अच्छा। हाँ, वो 4 से 6 जो है वो सिर्फ हमारे राज्य में क्या कहाँ क्या हो रहा है उसकी वो नॉलेज लोगों से लेते थे, अपने गुप्तचर वगैरह से। तो इस तरह से उनका पूरा जो एक व्यवस्था था। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि उनका जो वे ऑफ जो स्टाइल ऑफ रूल था ना, वो अकबर से भी बेहतर था। अच्छा। या ऐसा हो सकता है कि अकबर ने उनका लाभ लिया हो, क्योंकि उसके बाद ही अकबर आ गए। हाँ। तो जो उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को बनाया था, जो उन्होंने एक नींव डाली थी व्यवस्थाओं की, बंदोबस्त वगैरह की, अकबर को निश्चय ही बहुत लाभ मिला होगा उनकी व्यवस्थाओं को। कि अगर अकबर को स्टार्टिंग से बनाना पड़ा होता तो शायद अकबर महान नहीं होता, और अगर इनको कुछ साल और शासन करने को मिल गया होता तो शायद शेरशाह महान लिखा जाता। कि उन्होंने शुरुआत तो की थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन समय नहीं मिला। दुर्भाग्य था कि वो उनकी दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ें तो थी उनके साथ। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि उन्होंने कई फैसले लिए, कई प्रशासनिक सुधारों में उनका भाग रहा है, तो इसमें जो ग्रांड ट्रंक रोड का नाम आता है, इसके बारे में बताएं कि ये कितना बड़ा विजन हो सकता है, या अच्छा या बुरा फैसला हो सकता है, कैसा था ये? शेरशाह का मानना था कि अगर हमारी परिवहन व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी तो सेना को मूवमेंट करने के लिए सबसे आसान होगा। देखिए, कोई भी चीज़ें जब उस समय में उस समय या आज के समय में जब दुर्गम जगहों पे कोई रोड का निर्माण होता है, सबसे पहले उसको सामरिक दृष्टि से देखा जाता है
कि भाई हमारा मूवमेंट आर्मी का, बेस का, हाथी घोड़ों का कैसे हम कर सकते हैं। तो ये उनके मन में था कि हम एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसे हम स्ट्रक्चर खड़ा करें कि हमारे सेनाओं का मूवमेंट प्रॉपर हो सके। जब उन्होंने हराया था हुमायूं को, जब उन्होंने हराया था चौसा के युद्ध में, तो उनका उद्देश्य हुमायूं को पकड़ के मारना नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था? उसको डराना। शेरशाह का ये शुरू से मानना था कि जितना कम रक्तपात हो उतना बेहतर। और बिल्कुल कत्लेआम के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि अगर बिना लड़े भी अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो वो काम पहले करो आप। वो काम पहले करो। और ऐसा ही हुआ एक युद्ध में। अब जब दोनों आमने सामने थे, हुमायूं और शेरशाह, तो हुमायूं के पास 40,000 सैनिक थे, शेरशाह के पास मात्र 15,000 सैनिक थे। लेकिन बिना एक भी सैनिक मरे, बिना कोई कत्लेआम, हुमायूं ने पराजय स्वीकार करके वहाँ से भाग गया वो। अच्छा। इतना दहशत था शेरशाह का उस समय बंगाल और बिहार को आप देख लो तो उसका एक खौफ था वहाँ पे। 4 महीने घेरा डाले रहा हुमायूं उनको हराने के लिए, नहीं हरा पाया। अपने दूत को भेजा कि भाई अब जाके उससे संधि करके आओ। जब दूत जाता है वहाँ पे तो क्या देखता है कि भरी दोपहरी में शेरशाह एक पेड़ काट रहे हैं कुल्हाड़ी से, और बदन में कोई कपड़ा नहीं है, मतलब ऊपर का जो टॉप है कुछ नहीं है उनके ऊपर। अच्छा। और वो खड़ी दोपहरी में वो पेड़ काट रहे हैं। और दूत भी देख के चौंक गया। फिर जैसे वहाँ पे गया, लोगों ने बताया दूत आए हैं भाई हुमायूं के। तो वो दूत से भी वहीं नीचे बैठ के ज़मीन पे उसने मुलाकात की। और वहीं उसने संधि भी की कि ठीक है भाई, हम जो है मुग़ल के अधीन जो है हम मतलब कि हुमायूं जो है बंगाल और बिहार के ऊपर कुछ नहीं करेगा, और हम उसने अपने बच्चे को, अपने बड़े लड़के को हुमायूं के पास भेज दिया सेवा करने के लिए, कुछ सैनिक टुकड़े के साथ। तो एक संधि उन्होंने की थी। मतलब उन्होंने कहने का मतलब ये था कि अगर रक्तपात न हो तो बेहतर। हाँ। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इतना जो उसके मन में दया का भावना था या फिर अच्छी भावनाएं थी, उसको लेके उन्होंने मुख्यतः 4 सड़कों का निर्माण करवाया और कुछ का पुनरुद्धार करवाया। अच्छा। जिसमें जीटी रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये प्रमुखता से पाया जाता है क्योंकि ये 1500 किमी लंबा था। अच्छा। तो उस समय इतने बड़े रोड का निर्माण कराना एक बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो उसका उन्होंने निर्माण कराया, और निर्माण ही नहीं कराया, दोनों तरफ पेड़ लगवाए। देखिए उस समय इतना कुछ विजन होना एक अफगान शासक के लिए हिंदुस्तान में आकर के एक बड़ी बात थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने दोनों तरफ पेड़ लगवाया ताकि जो लोग रोड से गुजरे उनको छाया मिले। हर 2 मील के बाद उन्होंने एक सराय बनवाई। अच्छा। अब सराय भी कैसी बनवाई कि वहाँ आपको खाने का, वहाँ आपके रहने का, आराम करने की पूरी व्यवस्था हुई। हर सराय पे 2 घोड़े दिए उन्होंने। अच्छा। ताकि अगर आप किसी बिछड़ गए हो, कोई आपको संदेश कहीं पहुँचाना हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हर सराय में उन्होंने राजा के लिए, कोई राजा कैदर का व्यक्ति आता है तो उसके लिए अलग कमरा बनवाया कैडर के हिसाब से। अच्छा। कि राजा है तो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, सैनिक है, आम नागरिक है तो कहाँ कैसे रहेगा। और चूंकि उनका विजन देखो कि सराय का खर्चा कैसे चलेगा भाई, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे खजाने पे अतिरिक्त बोझ न पड़े सराय को चलाने के लिए, तो उन्होंने सराय को स्वायत्त कर दिया। सराय के नाम पे आसपास की कुछ जमीनें कर दी उन्होंने, और जो वहाँ पर बंदा था रखवाली के लिए, वो उन जमीनों से जो लगान था, जो फसल थी, जो वगैरह थे, उनसे वो कमा करके सराय का पूरा संचालन वो करता था। 1700 सराय बनवाया उसने। आप समझिएगा 1700 सराय को रन करने का कितना खर्चा आएगा। लेकिन यह शेरशाह की बिजरी थी कि उन्होंने उनको सारे सराय को स्वायत्त कर दिया, जमीनें उनके नाम कर दी, और बोला भैया आप इसके मालिक हो और ये चीज़ आपको करना है। ओके। मतलब लोड भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी कैसे किस ढंग से निकला। बिल्कुल। तो ये उसमें जीटी रोड प्रमुख है, जो जिसके बारे में आम चर्चाएं भी होती हैं, अक्सर आप सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल। उस वक्त में इतना विजन होना वो भी अपने आप में बड़ी बात थी। जो सड़क का निर्माण आपने कहा, अगर उसको मजाक मिले तो आजकल सड़क निर्माण के लिए आंदोलन करने पड़ जाते हैं। और इतनी मतलब उस टाइम में अगर आप इतना सूझबूझ रख रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो मुद्रा प्रणाली उनकी रही, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था? देखिए उनकी मुद्रा प्रणाली उस समय में सबसे बेस्ट मानी जाती थी उनके पहले के शासकों में। और हालांकि अकबर ने तो काफी उसमें बढ़ोतरी की। देखिए अकबर के बारे में हमेशा कहा था कि वो अच्छा उसने काम किया, लेकिन उसको उसकी नींव बनी बनाई मिली थी। हाँ।
अगर जिन्होंने अकबर को जो सिर्फ अकबर को पढ़ते हैं और शेर शाह को नहीं पढ़ते, मतलब वो अधूरा पढ़ाई कर रहे हैं, वो अधूरा ज्ञान दे रहा है। शेर शाह ने उनको एक बना स्ट्रक्चर अकबर के सामने, मतलब अकबर ने उसको अडॉप्ट किया था। बिल्कुल, हमारे आगे कोई अगर उस शासन में है, उस पोजीशन में, तो हम उनसे भी कुछ अडॉप्ट तो करते हैं कि इन्होंने अगर ऐसा किया तो उससे बेहतर मुझे करना है, तो वैसा ही कुछ। देखिए ना, इंडिया में भी जब शासन चेंज होता है, हाँ, तो लोग बोलते हैं हाँ पुरानी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी मिली हमको अर्थव्यवस्था, कैसा इकोनॉमिक हमको मिला, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है कि हम आगे कैसा रूल करने वाले हैं, कैसा हमारी नीतियाँ कैसी होती हैं। तो उसमें देखो तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी अलग अलग टाइप के सिक्के थे, चमड़े के सिक्के वगैरह, वो सब उन्होंने बंद करवा दिए, सब उन्होंने बंद करवा दिए। उन्होंने प्योर धातु के, सिल्वर के, मेटल के, गोल्ड के सिक्के ढलवाए। सबका एक वैल्यूएशन तय किया उन्होंने, भाई गोल्ड का सिक्का है तो उसकी क्या वैल्यूएशन रहेगी, चांदी का है तो क्या वैल्यूएशन रहेगा। और उन्होंने ये प्रयास किया कि जितने भी टैक्सेस आते हैं ना, वो गुड्स के रूप में ना आए, वो करेंसी के रूप में आए। ओके, ये उसने एक बहुत बड़ी पहल थी। लोग क्या कहते थे, गांव में टैक्स लेना है आपको तो क्या गेहूं उठा लिए, मतलब उनके फसलों को आप ले मंगाते थे। इन्होंने क्या सोचा कि हम फसल ही हम मंगाएंगे, गुड्स मंगाएंगे, सामान लेंगे, तो हम एक दिन ऐसा आएगा कि सामान हो जाएगा भाई, फिर सामान में व्यापार तो संभव नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने यही कहा किसानों से, भैया आप हमको उस सामान के मूल्य के आधार पे हमको आप टकसाल दे दीजिए, 5 सिक्के दे दीजिए, रुपए हमको आप दे दीजिए टैक्स में। ओके, उनको कंपल्सरी नहीं किया था, लेकिन अब उनके जो टैक्स जो थे, जो उनको कर वसूलना था, उनको ये निर्देश था कि जहां तक हो सके आप कॉइन्स में ही आप कर वसूला करिए। उससे हुआ क्या, जितने भी काला बाजारी थी वो रुकी पहले तो। मान लीजिए राजा को देना है टैक्स 2 बोरी गेहूं, जो गया लेने, वो 4 बोरी उठा लाया वहां से, तो क्या 2 बोरी राजा को दिया, 2 बोरी अपने घर पे रख दिया, उसका कोई हिसाब तो है नहीं भाई। तो इससे यही चीज हुआ कि काला बाजारी पूरी तरह से, मतलब एक कुछ हद तक कंट्रोल हुई। जो मार्केट में रेट का इन्फ्लुएंस था, घटना बढ़ना था, वो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ उससे। जब पैसे में आप व्यवहार करते हैं तो भाई ठीक है, जितना का है उतने आपको हम देंगे, और पैसे का प्रॉपर आपको हिसाब होता है। अब बोरे का कौन सा हिसाब कोई करेगा भाई, कितना बोरा हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो ये सबसे बड़े उनकी उपलब्धि रही कि उन्होंने टकसाल, उनके जमाने में 35 टकसाल थे। अच्छा। जहाँ पर सिक्के की ढलाई होती थी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उनकी शासन व्यवस्था थी ना, वो पूरी सेंट्रलाइज थी। आज तो संभव ही नहीं है करना सेंट्रलाइज व्यवस्था, लेकिन उस जमाने में उनकी पूरी शासन व्यवस्था एक सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। मतलब कि उनके जो मंत्री तो थे, उन मंत्रियों को उतना अधिकार नहीं प्राप्त थे जितना कि हम आगे देखते हैं, अकबर के जमाने में देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। आज का जमाना भी ले लो, आप तो भी ऐसा ही है कि मंत्रियों के पास अपने अधिकार होते हैं। हाँ। बट उस जमाने में शेर शाह ने पूरी सेंट्रलाइज व्यवस्था रखी थी, सैनिकों को लेकर के, मतलब फोर्स डिवीजन को लेकर पूरा, फाइनेंशियल डिवीजन को लेकर पूरा, वो सब उनके पास ही होता था। अच्छा। वो एक सैनिक को कितना वेतन देना है, कब उसको इंक्रीमेंट देना है, कब उसको प्रमोशन देना है, वो सब उनके पास था। अच्छा। ऐसा कोई मंत्री नहीं था कि जो अपने आप फैसला कर सके, ले सके। वो मंत्री इसलिए थे क्योंकि राजा के फैसले का पालन करना और करवाना। हाँ। वो फैसला स्वयं ले ही नहीं सकते थे। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, बट इसके उस समय इसका एडवांटेज उनको बहुत मिला। मोस्टली की जो है वो काला बाजारी वगैरह में, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में। एक चीज और थी, उनके शासन व्यवस्था में ट्रांसफर आप बहुत देखेंगे अधिकारियों का। ओके। उनके पहले और उनके बाद भी ये किसी ने लागू नहीं किया था। हर 2 साल में अधिकारियों का ट्रांसफर। अच्छा। आप जब तक वहाँ पे अपने कुछ गलत के बारे में सोचेंगे तो आप ट्रांसफर वहाँ पे कंपल्सरी था, उसको होना है, ट्रांसफर होना है। उसका कोई खास कारण था? यही भ्रष्टाचार की वजह से, कि भ्रष्टाचार न हो और लोगों को, हमारे प्रजा को कुछ इन चीजों की तरफ से मुक्ति मिले। देखिए भ्रष्टाचार कब होता है, जब आप काफी समय तक वहाँ पे आप रहते हैं। हाँ। आपने एक पकड़ बना ली उस क्षेत्र में। जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, जब बंगाल का विद्रोह हुआ तो बंगाल के विद्रोह में उसमें शेरशाह अच्छे पोजीशन पे थे। बंगाल का विद्रोह हुआ तो विद्रोह गए वहां पे, उसने बुद्ध को दबाया, कुचला। लेकिन जब उसने सोचा कि विद्रोह हुआ क्यों आखिर में भाई इसका, क्योंकि बिहार से बंगाल बार बार तो आके दबा नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या सोचा, विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक ही सेवा सरदार यहाँ पे रखा था, उसको सारे सेनाओं का हमने नियंत्रण दे रखा था। तो खुद में एक शासक था। उसका उसने क्या किया शेरशाह ने,
सारे उस पद को ही खत्म कर दिया। उसने हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील बना दिया। डिस्ट्रिक्ट तहसील, गांव तो था ही पहले से ही, तो डिस्ट्रिक्ट तहसील। और उसने क्या किया, हर तहसीलदार के पास एक छोटी टुकड़ी सौंप दी सेना की। अच्छा, मतलब इतना उसने उसका विकेंद्रीकरण कर दिया सैनिक सेनाओं का कि एक के पास सेना रही नहीं गई। तो विद्रोह क्या करता भाई, आपके पास 1000 होंगे तो विद्रोह करेंगे, आपके पास 2 होंगे तो क्या विद्रोह करेंगे। बिल्कुल। और आप ये सोचो कि आप सबको मिला के विद्रोह करो, संभव नहीं, क्योंकि हर आदमी एक मत का तो होगा नहीं। तो ये उसकी दूरदर्शिता थी और एक चालाकी। इसको हम लोग इतिहास में कई सारे लिखा है कि वो चालाक बहुत था शेरशाह। उसने कई युद्धों में सिर्फ अपनी चालाकी से युद्ध को जीता था, बिना किसी खून, बिना किसी रक्तपात के। तो वो चालाक बहुत था। चालाक ऐसे था क्योंकि उसकी बचपना जो गुजरा था, यही सब देखते हुए गुजरा था। चालाकी से, कैसे हमको खाना लेना है, कैसे हमको सरवाइव करना है, कैसे हमको जीना है। देखिए, जो जीने के लिए संघर्ष करता है ना, वही कुछ करता है। उसके पास जमीनी सच्चाई पता होती है कि हाँ कैसे हमको जुगाड़ मारना बिल्कुल। तो वो जुगाड़ी आदमी था। हाँ। उसने यही दिमाग लगा कि यार सबको विकेंद्रीकृत कर दो, तोड़ दो पूरे सैनिकों की व्यवस्थाओं को, ताकि ना किसी के पास रहेगा ना कोई विद्रोह करेगा। बिल्कुल, वो वैसे ही पोजीशन अभी भी फॉलो होता आ रहा है। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा या तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पोजीशंस दे दी जाती हैं एक लीडर को। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं से इन्हीं की कहानी से उठाया हो सकता है, ऐसा भी मान सकते हैं। आगे चल के आप देखिएगा तो इनकी बहुत सारी चीजों को लोगों ने लेकर के और बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया। मतलब है कि इनसे उठाया जरूर, बहुत इनका चीजें बहुत अच्छी इनकी नहीं थी, सर्वगुण संपन्न नहीं थे, लेकिन उन्हें एक आधार रखा कि भाई ऐसा भी हम सोच सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। एक बड़ा विजन उन्होंने दिखाया उन्होंने। और आगे के जो जितने राजा बने, अकबर को बहुत ज्यादा लाभ मिला इनका। तो अकबर ने खास इसको मतलब कि एकदम उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। अच्छा, ताकि अकबर महान क्यों बना, अपने नीति की वजह से महान बना, अपनी प्रजा के प्रति कैसे उसने वो उदार था, कैसे वो धर्म के प्रति अंधा नहीं था। तो ये सब चीजें उसको विरासत में मिली, शेरशाह से मिली। बिल्कुल, लेकिन अब वो कोशिशें जारी है क्योंकि शासनकाल तो उनका खत्म हो गया, लेकिन जो कहानी उनकी है वो बहुत ही रोचक कहानी है। और काश हम सबको ये कहानी पहले सुनने मिलती। जैसा हम हर एपिसोड में कहते हैं कि हर किरदार से, अच्छे या बुरे किरदार से, हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलता है। वैसे अगर शेरशाह की कहानी की बात करें तो इससे सबसे बड़ा लेसन हमें यही मिलता है कि हम अपने सिद्धांतों पर चले, लोगों का भला करते हुए चले, तो लंबे समय तक हमें याद किया जाएगा और एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने हमेशा प्रजा के हित में काम किया। इसके अलावा जो सर ने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि भले वो पर्सनली अपने रिलीजन को लेके बहुत कट्टर थे, लेकिन उन्होंने उनका इम्पैक्ट कभी दूसरों पर नहीं पड़ने दिया। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन आज के दौर में हम सबको समझने की ज़रूरत है। जो समझदार है उन्हें इशारा काफ़ी हो गया, मैंने जो शब्द कहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो कहानियाँ हम आपको सुना रहे हैं VNM टीवी के माध्यम से, ये आपको पसंद आ रही हों। अगर पसंद आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी हमें कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों तक ये सारी कहानियाँ पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार चरित्र में ही और एक और किरदार की कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए VNM टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night,
इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, सेकेंड फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM TV बचपन और बुनियाद। ये पूरा महीना हमने एक विषय के ऊपर ही चर्चा की है और वो विषय पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास में जिस तरह से हम न्यूज़ देख रहे हैं, अब बच्चों के साथ होने वाले हादसे सुन रहे हैं और जिस तरह के आंकड़े वहां पर बढ़ रहे हैं, शायद वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा की तरह हम इस बार भी यही प्रयत्न करेंगे कि जिन एक्सपर्ट को लेकर आपसे जुड़ रहे हैं उनसे आपको अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स मिल सके और हम ट्राई करें रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे कोई भी स्टेप्स ना उठाएं जो ना उनके लिए और ना ही हमारे परिवार के लिए सही रहेंगे। और अच्छी पेरेंटिंग अगर हम कर सकें, बस उसी के लिए आज भी ये छोटी सी कोशिश हम बरकरार रखेंगे। तो चलिए, आज मेरे साथ VNM स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मनीषा भट्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मनीषा मैम जो हैं ये फ्रीलांस कंसल्टेंट और काउंसलर हैं। ये पिछले काफ़ी समय से लगभग मुझे लगता है 2 डेकेड्स की अगर मैं बात करूं उससे भी ज़्यादा ये बच्चों से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली मैम जो हैं अभी फ़िलहाल वन वर्ल्ड जूनियर स्कूल में एज अ कंसल्टेंट काउंसलर की भूमिका निभा रही हैं और मैम ने जो है वो काफ़ी सारे स्पेशल नीड्स स्कूल्स के साथ काम किया है। इन्होंने स्कूल्स को हेड किया है, ये उनके प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और अपनी दिनचर्या में ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिर चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूं या सेरेब्रल पाल्सी की बात करूं, ऑटिज्म की बात करूं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं उनके साथ मैम जुड़े हुए हैं और अभी भी उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मैम सर्व शिक्षण अभियान और डाइट के रिसोर्स पर्सन की भूमिका भी निभा चुके हैं। टीचर्स के साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बच्चों की अगर कोई भी बिहेवियरल इशू है तो उसका असेसमेंट, उसकी थेरेपीज, ये सभी जो हैं इनसे मैम जुड़े हुए हैं और रूटीन में बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हम बातचीत कर रहे थे और जब मैं शूट की शुरुआत भी उसी से कर रही हूँ कि हर रोज़ हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया में, कोई ना कोई बच्चा अपनी जान ले रहा है और इसके पीछे के जो कारण हमारे सामने आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। कहीं पेरेंटल प्रेशर है, कहीं सोसाइटल प्रेशर है, कहीं पीयर ग्रुप का प्रेशर है और कहीं स्कूल्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। क्या हो रहा है, मतलब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं मैम, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, बुलिंग की बात अगर मैं करूं तो वहां पे भी बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा क्या हो गया है जो हमारे बच्चों को इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए मजबूर कर रहा है? नमस्कार पहले तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सही में आपका स्टेटमेंट सही है कि आंकड़े इतने बढ़ रहे हैं और एक वजह नहीं है। समझो डिप्रेशन में है वो प्रॉब्लम नहीं है, बुलिंग बढ़ रहा है, समहाउ स्ट्रेस में इतने बच्चे हैं। क्योंकि हमें याद है कि हम छोटे थे तो हमें कोई स्ट्रेस जैसी नाम सुना ही नहीं था, वर्ड भी हमारी वोकैबुलरी में नहीं था
और आज फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट बोलते हैं. सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग. बट जो अपने एरिया में एनवायरनमेंट में जो चल रहा है, आई वुड नॉट बी वेरी direct, but I would say if you look at media also, right, what we see in films also, that is also giving you an environment where you think that this is the way out. Again, your अपने जो रील्स देखते हैं आजकल, अपने बच्चे मीडिया पे इतने लगे हुए हैं. OTT platforms, you go to even TV soups, they, everywhere there is no positivity which they are putting up. सही बात. और आमतौर से आई वुड से 15 to 20 मिनट्स कंसंट्रेशन लेवल आम आदमी में होती है. इस हिसाब से 35 मिनट्स 40 मिनट्स का क्लास का पीरियड होता है. करेक्ट. तो अभी बच्चे ये रील्स 2 मिनट 5 मिनट और इवन इन टीवी 10 मिनट के बाद अंतराल आता है. तो योर अटेंशन स्पैन इज स्लोली डिक्रीजिंग. एंड देन वो अटेंशन स्पैन, छोटी अटेंशन स्पैन में काम बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही है, तो प्रेशर आना बहुत लाजमी है. Correct. और दैट इज आई थिंक स्नैपिंग द चाइल्ड, एंड वी आर एट टाइम्स लैकिंग टाइम टू बी विथ द चाइल्ड. हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चे के साथ बात नहीं करते हैं. दैट मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड. राइट. तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज आई थिंक बिल्डिंग अप इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर. और जैसे और अपनी ब्रेन भी है जो वायर्ड नहीं है टू गो ऑन टेकिंग कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशंस. तो ये जो अपनी मीडियाज है, रोल्स, ये प्लेटफॉर्म्स है, आजकल रील्स बनाते रहते हैं जी. कौन से प्लेटफॉर्म पे बच्चे हैं और वो देखते ही रहते हैं. योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड एंड एन ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन नॉर्मली गिव्स यू अ स्ट्रेस. करेक्ट. और वो स्ट्रेस होने से देयर इज एंजाइम कॉल्ड कॉर्टिसोल विच इज रिलीज्ड. और ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो उसमें से योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट. सो दैट इज व्हाई यू गेट इरिटेटेड, you get angered, and you display the behavior problems and symptoms which we are seeing presently all about. और वो छोटे बच्चे से कॉलेज तक के बच्चे ये डिस्प्ले कर रहे हैं. और somehow after I think corona it has increased lot because now it is a new normal to have a phone with a child. जैसे मैंने पहले भी कहा मैम कि ये रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग बोलिए आप इसको, जैसे भी जो भी नाम दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने अब इसके ऊपर एक्ट नहीं किया तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी पता ही नहीं किस तरह की मेंटल हेल्थ लेकर आएगी, क्योंकि दिन भर दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है. क्योंकि हम बातें बहुत कर रहे हैं, हम अपने माध्यम से भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर बाकी बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पे मेंटल हेल्थ पे बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश कहीं कम पड़ रही है. या तो हम सिर्फ चीज़ें सुन रहे हैं, या हम सुन तो रहे हैं, अच्छी तो लग रही है, पर उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें तकलीफ हो रही है. तो अगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी आप पेरेंट्स को कि प्लीज़ एक्सपर्ट्स को मिलिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि सुन लेना वहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है. हमें उसमें आगे अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और ये एफर्ट्स हम अपने बच्चों के लिए डाल रहे हैं. अगर ये सोच के डालेंगे तो आई एम श्योर आपको दिशा मिलेगी, आई एम श्योर आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की हिम्मत भी मिलेगी. हाँ, तकलीफ हो सकती है, बच्चे के साथ शायद स्टार्टिंग में फ्रिक्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर एक्सपर्ट आपके साथ कंटिन्यूसली आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो रास्ता ज़रूर आपको मिलेगा और बच्चा इसमें से बाहर निकलेगा. शायद अभी बच्चे ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं मैम कि वो जो कर रहे हैं वो उनके दिमाग के लिए कितना हानिकारक है. और अगर पेरेंट कहते भी हैं तो शायद उनको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है, आउट फैशन है, ओल्ड स्कूल है, आप चाहते नहीं हो कि मैं अपनी फ्रेंड सर्कल का भाग बनूं, हैपनिंग बनूं. आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में अब एक छवि छोड़कर जा रहा है ना, उस तरह से कुछ भी पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं पर नेगेटिव होते जा रहे हैं लोग. और इसी वजह से आजकल की जनरेशन में
जो बच्चे हैं उसमें जो एक रोष है, एक एंगर है मैम, वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम्स हैं। क्या कहेंगे आप उस बारे में मैम? आपने बहुत सही पकड़ा है कि ये जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहे हैं हम। और शायद अपने वी एज पेरेंट्स we are so involved to make our progress and our performance matter कि हम बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। या तो न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गई हैं बिल्कुल। कि घर पे जो दादा दादी स्टोरीज कहते थे, दे मे बी अ नर्चरिंग पार्टनर, they may not be a caring partner, or they may not be able to take the children out and do many things, but घर में थे दादा दादी चाचा चाची, तो वो एक माहौल बनता था जहाँ बच्चा फोन के अलावा किधर और इन्वॉल्व था, स्टोरीज सुनने मिलती थी, बाहर खेलने मिलता था। अब बच्चे ज्यादातर भूल गए, खेलना भूल गए, और बिकॉज दे हैव गॉट एनर्जी एंड दे डोंट नो वेयर टू सिंक्रोनाइज इट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जैसे आपने बताया कि हाँ, समझो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, टॉलरेंस नहीं है। दैट इज द लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स कि हम सब में प्रो सोशल होते हैं कि जैसे इवन व्हेन वी आर टॉकिंग, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं टू गेस्चर्स कि हाँ मैं आपको सुन रही हूँ। करेक्ट। अब ये बच्चे ज्यादातर what I will say, they have become strangers to the society. They are not ready to accept the social norms of the society. हम ऐसे ही रहें, हम यही करेंगे। So they are lacking the social skills. They are lacking to communicate their emotions, or rather even identify their emotions. आई थिंक वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उन्हें हो क्या रहा है। हाँ, और ज्यादातर वो होता है कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग्स। पर माँ बाप को होता है, ये हैबिट हो गई है उसकी, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रूट कॉज कि ये ऐसा तो नहीं था जी, कहाँ से शुरू हुआ। तो वो रूट कॉज ढूंढना कि ये कुछ तो संदेशा दे रहा है, कब देता है, क्यों देता है, दैट विल हेल्प अस टू एटलीस्ट रीच आउट टू द चाइल्ड। और हाँ, गुस्सा होना, एक फीलिंग एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, पर वो बच्चे को समझ आना चाहिए कि मैं गुस्सा हूँ जी। जब यू रियलाइज द फीलिंग, योर एम्पैथी स्टार्ट्स डेवलपिंग, दैट इज द टाइम यू अंडरस्टैंड कि अच्छा वो सामने वाला भी मुझे समझ रहा है। तो आप खुलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मैनी ऑफ द सुसाइड केस या तो बुलिंग केस जो आप देख रहे हैं जी, उसमें वही था कि बच्चा बोल नहीं पा रहा था। उसने कोशिश तो की थी, माँ बाप ने भी सुनने की कोशिश की थी, बट इट वाज हश्ड अवे बिकॉज इट्स स्टिल अ टाबू saying it loud and clear कि हाँ, going to a counselor or asking for a mental health specialist। नहीं, आई थिंक ये भी एक, मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि ये सोचना कि ये छोटी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा अगर कुछ कहता है तो ये क्या कहने वाली बात है, पेरेंट ऐसे जब कहते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये तो छोटी सी चीजें हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा, तुमने कुछ गलत कहा होगा। तो आई सही बात है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हर बच्चा हर एक एक्सपीरियंस से नहीं निकला होता है। करेक्ट। और कई बार बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, जैसे बुलिंग बोले तो बच्चे, वो नॉर्मल सिम्टम्स है कि भाई हावी होता है जो बुली कर रहा है। Correct. और किस पे होगा, जो बच्चा बिट कंफ्यूज्ड है, थोड़ा टिमिड है, ज्यादातर फिजिकली नॉट एबल टू रीच आउट जी, और समझते हैं, और दीज चिल्ड्रन आर, जो बुली कर रहे हैं वो भी दे आर नॉट created, not born bullies. They are created by the society, by their own experience, and they are also trying to just gain some small pleasures out of it. So वो उन्हें ये जो बुली कर रहे हैं उनको भी समझना है, जो बुली हो रहे हैं उनको समझना भी है, और उनको आत्मविश्वास वापस लाना भी है। बिल्कुल, क्योंकि एक केस अभी था जब of course suicide का था, the child just committed suicide because he had forgotten to download his exam admit card. It is so shocking, so shocking. माँ बाप बच्चे को एग्जाम सेंटर ले जा रहे हैं, तो माँ बाप ने
पूछा नहीं पहले कि एडमिट कार्ड ले लो बेटा, हाँ सही बात है। डाउनलोड कर लो, या तो बच्चा पढ़ रहा है स्ट्रेस में है, आप भी आप- डाउनलोड करवा सकते थे, करेक्ट। just for a piece of paper to validate that you are a student appearing in exam. साल भर की मेहनत, साल भर की स्ट्रेस इवन पेरेंट्स उठाते हैं, जी but we lose a life for such petty things. It is alarming कि ये tolerance power या तो communications which we are not building up with our children, और जैसे old book चाहे या whatever we name it, past generation, जी और जी ये एजुकेशन फैक्टर से भी आ रही है, पेरेंटल पीयर एंड करेक्ट। इवन स्कूल्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशन सबकी है कि आप परफॉर्म करो, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं जो दे आर वरीड अबाउट फिनिशिंग द टास्क, नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। तो प्रेशर परफॉर्मेंस का है, नॉट नोइंग हाउ टू गो अहेड। हाँ हाँ हाँ, खत्म, बस हो गया मेरा। बट एक्चुअली मैम मुझे लगता है कई बार ऐसा भी है ना कि हम पेरेंट्स की भी गलती है इसमें, क्योंकि हमारे लिए तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस में तो हम खुद भी बिलीव नहीं करते हैं कई बार, पर हम चाहते हैं कि बच्चा बिलीव करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सही तो आई बात थिंक है। वो पेरेंट को भी अपने लिए अपना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि बच्चा उससे कुछ सीखे। जिस तरह से हर बार हम बोलते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को फोन लेने के लिए मना करते हैं, पर तो अक्सर खुद फोन लेके बैठे होते फोन हैं। पर होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप फोन रख दो? तो आई थिंक ये सच में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और पहले केसेस होते थे कि चलो 10th 12th के बच्चों में हम देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, आजकल तो हर रोज पेपर में आ रहा है, और इसकी भी जो एज है ना वो कम होती जा रही है। कम हो रही है। अभी रिसेंटली जो केस एक हुआ था बच्ची के साथ जो जयपुर में स्कूल में हुआ, वो बच्ची आई थिंक 5th या 6th ग्रेड की बच्ची है। सो मतलब आप सोच नहीं सकते हो, और वो जिस पेरेंट के साथ हुआ है वो तो वही जानता है जब उसने अपना बच्चा खोया है, बट ये आज उस पेरेंट के साथ हुआ है, कल हमारे घर में भी हो सकता है। लेकिन इस पे सोचेंगे नहीं और इस पे बात नहीं करेंगे तो किस तरह से काम चलेगा? आई थिंक इस सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बच्चा सेफ है, आपका बच्चा बहुत अच्छे से डील करता है चीजों के साथ, लेकिन आपके बच्चे के दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऐसे साइंस और सिम्टम्स जैसे मैम ने भी बताया अगर आपको दिख रहे हैं तो प्लीज उससे बात करने की कोशिश कीजिए, प्लीज एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैम एक्सपर्ट नहीं तो बच्चे से बात करना शुरू करें, क्योंकि सबसे बेस वही है। क्योंकि बच्चा कई बार सिग्नल देता है, कई बार पेट में दर्द, होमवर्क नहीं कंप्लीट होना, टेस्ट नहीं देना, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये कर रहा है और क्यों स्कूल में, जैसे छोटे बच्चे होते तो हर स्कूल में नए नए होते तो जाना नहीं चाहते, पर एक बार सेट हो जाते हैं, देन दे फाइंड देयर फ्रेंड्स, दैट इज व्हेन दे ओपन आउट। Right. Now these children are already been set, now they want to seclude, they want to refrain themselves, तो वो अपने आप को बंद कर रहे हैं, और जब ये ताला लग जाता है अपने आप का, that is the time they take extreme steps. बिल्कुल। तो हमें स्कूल्स में भी ये कहना है, कई स्कूल्स है जो काम कर रही है, I will not say no, but are they enough? जी We need more people even in those schools who are working. करेक्ट। क्योंकि 1000 की स्कूल है तो 5 काउंसलर होंगे तो भी इट्स इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू वर्क। करेक्ट। एंड नॉट ओनली दैट, इवन पेरेंट्स हैड टू बी इन्वॉल्व्ड। आपकी बात सही है, जब अवेयरनेस होता है, स्कूल्स कहती हैं, पेरेंट्स आते हैं, उसमें से मैं बोलूंगी 10 भी सुनेंगे ना, तो एटलीस्ट 10 लोग तो स्ट्रांग रहेंगे। करेक्ट। We have to continue this process. It is, just beating around the bush till the time it is accepted and the bush is all, flattened down. और दूसरा ये भी कि हाँ, जब तक मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं तब तक मुझे इस पे काम करने की क्या जरूरत है? चलो गुजराती में क्या ना, रेलो आवे तो समझ पड़े। एग्जैक्टली, हाँ। सो मे बी वी आर वेटिंग कि रेलो आवे। वी शुड नॉट बी वेटिंग। એટલે બહુ જ दिस इज रियली वेरी, आई मीन ये खुद ही स्ट्रेस्ड है, मुझे तो लगता है इतना स्ट्रेसफुल टॉपिक है ये जिस पे बात करते हैं। और हर बार मैम जब मैं एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ती हूँ इतना बुरा लगता है, इतना मतलब आप शायद पेरेंट नहीं रियलाइज कर रहा है या कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं रियलाइज कर रहा है कि इस तरफ
पर्दे के पीछे क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में। क्योंकि इवन स्कूल्स में जाओ तो उनकी प्रेशर अलग है, उन्हें टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उनको गवर्नमेंट से दिया जाता है कि ये कंप्लीट करो, करेक्ट, राइट। दे वांट टू डू समथिंग मोर, but maybe नहीं। they're not, the time doesn't allow because they have to do so many things. But what I feel कि हमें जरूरत है एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की चेंज होने की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, जी, क्योंकि आई मे नॉट बी गुड इन मैथ्स, यू Right. मे बी, राइट, सो दैट इज नॉट माय फोटे, राइट। सो मैं शायद उसका स्ट्रेस लेके मैं किधर और भी परफॉर्म नहीं करती हूँ, जी, बिल्कुल। तो उसके अलावा कुछ और वो लेवल मेरे को कम दिया जाए, दूसरा लेवल जो मैं कर पा रही हूँ वो बढ़ाया जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट नो, वी आर फार अवे टू थिंक ऑफ सच अ पॉलिसी, बट वी नीड सच मल्टीपल इंटेलिजेंस आउटपुट विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम वेयर वी स्किल लाइफ स्किल्स टू चिल्ड्रन, वी टीच वोकेशनल्स, जी, बिकॉज उसके अलावा तो कुछ रखा ही नहीं है। जब अपने आप को ही नहीं संभालोगे, अपने इमोशंस को, अपनी व्हाट एवर सोशली डिमांडेड कि आप एक आम अच्छा नागरिक बने, वही नहीं हम समझो दे पा रहे हैं, जी, तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आई थिंक बहुत काम करने की ज़रूरत है मैम, और एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा है और इसमें बदलाव लाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक वो कोशिश करें ना करें, हम अपने लेवल पे तो कोशिश कर ही सकते हैं। नहीं, और एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, हमने तो काफी बार महसूस किया है कि स्कूल्स काफी कुछ द लोअर स्टैंडर्ड्स, कि भाई चलो ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है वो ड्रिल हो जाना चाहिए बच्चे को, वो समझ आ गई तो नेक्स्ट स्टेप्स आर इजी है। पर पेरेंट्स है तो बोलते हैं ये बुक तो खरीदवाई, ये तो छोड़ दिया। वो पेरेंट्स की अवेयरनेस को भी जरूरत है कि हर चीज कंप्लीट करने के लिए नहीं है, राइट, दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ लाइफ। सो धीरे धीरे जैसे ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके साथ साथ अलग अलग चीज भी उसे सीखना है, यू नो बिल्कुल, दैट pyramid of life has to be strong at the base बिल्कुल, to climb up, बिल्कुल, तभी वो एपेक्स पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जब हम मैम ये सारे जो भी चल रही हैं अनहोनी जो हो रही हैं आसपास बच्चों के साथ, जब हम इस पे बात करते हैं तो 3 लोग जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है बच्चे का एजुकेशन सिस्टम, एक है बच्चा खुद, और एक है बच्चे की फैमिली, उसके पेरेंट्स। अक्सर जब ऐसे किस्से सामने आते हैं तो या तो फैमिली की तरफ से कोई तकलीफ होती है, या बच्चे के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर स्कूल्स की तरफ से कोई इशू होता है। उंगली उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर और आई थिंक उसी में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट उसके अंदर जो कारण है, जो नींव है, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, और हमारी बहस सिर्फ इसकी फ़ॉल्ट और उसकी फ़ॉल्ट ढूंढने में ही चली जाती है। अगर मैं बात करूँ तो क्या हम पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम ऐसी क्या गलती कर रहा है कि हमारे बच्चों को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम, लेकिन मुझे सच में बहुत तकलीफ होती है जब मैं बच्चों को ऐसे देखती हूँ, और मुझे लगता है कि काश मेरे पास कुछ और हाथ होते और कुछ और जबान होती बोलने के लिए, तो मैं और 10 बच्चों को बोल सकती या पेरेंट्स को समझा सकती। मैजिक वॉन्ड। एग्जैक्टली मैम, बहुत तकलीफ होती है, बहुत। क्या कर रहे हैं मैम हम? We have to just, I don't know, have a dialogue to understand what is happening, क्योंकि जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि अपना भविष्य बहुत सुंदर है, सुनहरा है, मे बी विद इन जनरेशन वी माइट लूज इट। बिल्कुल, एंड नींव बच्चे ही है, बच्चे हैं तो अपना भविष्य है, अपना ही नहीं देश का भी। बिल्कुल सही बात है। एंड वी हैव proved to be an intellectual society, a tolerant society, which we are losing. वो ड्रिलिंग ही चाहिए आई थिंक। और प्रॉब्लम है कि कई बार पेरेंट्स नहीं मानते, कई बार एक्सपर्ट्स अड़ जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट वी आर राइट। करेक्ट, बट एवरीबडी हैज टू कम डाउन टू वन सॉल्यूशन। बिल्कुल, बच्चे के हित में काम करना जरूरी है, बच्चे को सुन के काम करना जरूरी है। right. और
अपना सोच बच्चे पे ठोके, एंड इट हैपेंस इवन इन स्कूल्स, बिकॉज यू एक्सपेक्ट कि ये अच्छा कर पाएगा, यू नो, इवन द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डू कि भाई उसमें हुनर है तो अच्छा करेगा, पर वो हुनर हमेशा आपकी सोच से नहीं हो सकता है ना. We might have to do many things, give opportunities, create opportunities to experience various subjects and fields in lower standards. बिल्कुल सही कहा. तभी हम वो बच्चों के हुनर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे आपके बच्चे का स्ट्रेंथ लैंग्वेज है, मे बी बिकॉज ही इज एक्सपोज मोर टू टॉकिंग, कम्युनिकेशन, राइट. कई बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, then you cannot rule कि हाँ ये नहीं बोलेगा. जैसे क्लासिक एग्जाम्पल आपने जैसे many people whom you have found whole of their life they're not speaking much. मेरे स्कूल में एक बच्ची थी क्लासमेट, she was a silent lot. Now you give her a mic, we have to ask her बस बहुत हो गया. वो शायद उसने तभी अपॉर्चुनिटी या तो that self esteem that I cannot go up there in the stage, that flight and fright fear. तो उससे हमें सीख लेके बच्चों को सिखाना होगा. करेक्ट. और एक्सपीरियंस देना जरूरी है हर एक फील्ड का, क्योंकि अभी भी इवन 10th-12th में आके बच्चे सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स. डू वी रियली रियलाइज कि वो अपने बेस्ट हुनर पे सिलेक्ट करते हैं कि मार्क्स पे? Our education system is marks based, बिल्कुल, not concept based. सही बात है. और इसीलिए एक ट्रायल में समझो बच्चा फेल हो गया तो he loses so much of his hard work and confidence. Right. But क्या वही चीज वो with lot of A's कर सकता है क्या? Correct. And if he is able to find his way much earlier, then he might be much clearer and he might move much ahead. Right. बिल्कुल सही कहा आपने मैम. और मुझे तो लगता है कि आज के ज़माने में जो छोटी छोटी चीज़ों में हम बच्चों को स्पून फीड करते हैं ना, शायद वो भी कहीं हम एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं. वो तो खाने से लेके सब कुछ एग्जैक्टली. 2nd, 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चे फीड किए जाते हैं. When you are not allowing the child to know what he needs, don't allow the child to explore. और अपनी खुद की प्रॉब्लम्स मैम, अगर छोटे बच्चे जो हैं, जब वो लोग छोटी बात में भी अगर कुछ होता है तो जब हम उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं कि सोचें, समझें और फिर रिएक्शन दे रहे हैं, बट उसमें हम कूद पड़ते हैं. एडल्ट्स और बात बच्चों की होती है, पर फाइट एडल्ट्स के बीच में हो जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द प्रॉब्लम. नो, यू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में माँ बाप समझते हैं कि परफॉर्म करना है, पर हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसको हम रिकॉल करेंगे तो उसके सामने अपने बच्चों को तो वो अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है. करेक्ट. द प्लेग्राउंड्स व्हिच वी गॉट, आफ्टर स्कूल प्लेज व्हिच वी गॉट, यू नो, द फ्री माहौल. अभी तो बच्चा स्कूल से आता है ट्यूशन में जाएगा क्योंकि माँ बाप है नहीं, वो भी एक कारण है. वर्किंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड स्टॉप वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग, बट देयर हैज टू बी सम सपोर्ट सिस्टम where the child महफूज रहता है, अपने हिसाब से फ्री रहता है, and free for a better opportunity. और आई थिंक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है. वो आई थिंक अपने कॉन्टेक्स्ट में वी आर लैकिंग, वी आर रियली लैकिंग, बिकॉज वी डोंट टीच द चाइल्ड टू स्पीक. वी That's what हम बच्चे के साथ बात नहीं कर, we don't talk with the child, we talk to the child. We are more authoritative. चाहे हम बोले नहीं है मैं बहुत lenient parent हूँ, पर आप कितनी बार बच्चे को सुनने या तो बच्चे को चॉइस दिया and you accepted that choice because you gave him the choice. Right. बहुत सही कहा मैम. कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन बार बार ये आप तक ला रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसी भी दुर्घटना को या हादसे को होने के बाद अगर आप उठते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. हमें अभी ही एक्ट करना है और अभी से ही काम करना है. फिर चाहे वो हमारा खुद का बच्चा हो या हमारे पड़ोसी का बच्चा हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे फैमिली में हो. बच्चे तो बच्चे ही हैं, आज हमारे हैं और हमारे देश के भी हैं और कल ये ही बड़े होके हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं.
लेकिन सबसे पहले कि हम चाहते क्या हैं, क्या वो अंदरूनी खुश हैं कि नहीं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य कहाँ तक अच्छी है, पॉजिटिव है। क्योंकि अगर मानसिक तौर पे हम अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना कोई भी दूसरी फील्ड में अपना अच्छा दे पाते सही हैं, बात है। क्योंकि हर जगह पर वो चीज़ हमें कहीं न कहीं पीछे खींचती। वी लैक इन दोस फील्ड्स। यस। वेरी मच। मैम, अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं बच्चे के साथ, तो क्या करें पेरेंट्स ताकि बच्चे को उसमें से बाहर निकाल सके? या अगर मैं टीचर्स की भी बात करूँ, तो ये पेरेंट और टीचर का रोल क्या रहेगा ऐसे में मैम? पहले तो मैं चाहूंगी कि बच्चे को कई बार प्यार से कहना जरूरी होता है, पर कई बार स्ट्रिक्ट से ज्यादा फर्म रहना जरूरी होता है राइट। टू टीच देम द रूल्स ऑफ सोसाइटी। और वो बहुत बचपन से शुरू होता है। जैसे आप बोले ना, नहीं मोबाइल नहीं लेवानो, पर તમે मोबाइल લઈને બેઠા છો, यू आर नॉट अ रोल मॉडल। तो एक तो खुद रोल मॉडल बने पेरेंट्स, क्योंकि सबसे पहला टीचर माँ बाप होता है बच्चे का। वो रोल मॉडल बने, एक अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, या तो करेक्ट। बच्चा टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो आप चीखेंगे वो भी चीखेगा। इट्स नॉट, इट इज अ स्ट्रेस्ड आउट मोमेंट। सो इफ यू आर क्वाइट and you just leave the child, he tends to be quiet, but you don't have the time, you don't have the patience yourself. So you have to be with the child, बिल्कुल। give the opportunities। और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज बाहर ढूंढे। एक टेबल पे बैठ के आप एक टाइम का लंच डिनर ले सकते हैं, साथ में। नाश्ता कर सकते हैं, फोन और टीवी के बिना। करेक्ट। एक ऐड अच्छी आती है जहाँ वो दादी माँ आके सबका फोन ले लेती है। दैट इज द टाइम द फैमिली स्टार्ट्स टॉकिंग। क्योंकि मुझे याद है हमारे आपको आपके वहां भी ऐसा ही होगा, जब सवेरे नोबडी इज फ्री, पर शाम का खाना साथ खाते हैं। खाएंगे, तब बिल्कुल। एक दूसरे से बात करते हैं, क्या हुआ, हंसी मजाक होती है। वहां भी थोड़ा लेग पुलिंग होता है, पर वो जरूरी है। जरूरी है। वो भी अपनी मानस को स्टिमुलेट करना, उसको सहन करना, उसको मॉड्यूलेट करना, ऑल दोस एक्सप्रेशंस, वो भी जरूरी है। तभी तो सोशली ग्रो होगा, करेक्ट। सोशली इंटीग्रेट होगा बच्चा। राइट। तो एक तो कुछ नहीं तो आप जिसको भी मानते हो, वो 2 मिनट जब प्रेयर करते हो ना, तब साथ रहे, तो पॉजिटिविटी भी आती है। राइट। शांति मिलती है, तभी तो एटलीस्ट ब्रेन शांत रहे। ब्रेन शांत है तो इट गिव्स यू अ बेटर थिंकिंग प्रोसेस। डू समथिंग टुगेदर। बच्चे ग्राउंड पे नहीं जाते, आजकल ग्राउंड्स भी कम हो गए हैं कि अपार्टमेंट्स के नीचे खेल लेते हैं, पर घर में भी खेल सकते हैं। राइट। आप सब लोग कोई क्लब्स में ज्वाइन होके, यू कैन नॉट पुट योर चाइल्ड देयर टू प्ले, ओके अंडरस्टूड, पर आप कैरम खेल सकते हो, ताश खेल सकते हो, समथिंग टू गिव, build that bridge। राइट। and once you are building the bridge, छोटी छोटी बातें कर लो, अच्छी अच्छी बातें कर लो। हाँ, हंसी मजाक हो जाए। हाँ, हंसी मजाक हो जाती है। आप थोड़े थोड़े संदेशा दे सकते हैं, बिल्कुल। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो रहा है, आपको भी समझ आती हार है। जीत का भी पता चलता है। हाँ, उसमें शेयरिंग, केयरिंग, रिक्वेस्टिंग, बिल्कुल। और रिक्वेस्टिंग से भी ज्यादा आई वुड से रिस्पेक्टिंग, जो आजकल घूम रहा है। सही बात है। एक टोटली लॉस्ट। आई रिमेम्बर यू वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, नाउ यू फाइंड बच्चे आर टॉकिंग सो लाइटली, करेक्ट। so that respect is also going, and it can come only when we build it in our homes, बहुत सही कहा step मैम। by step। जी। एक दिन, हफ्ते में एक दिन से शुरू करेंगे, 2 दिन होगा, 5 दिन, हफ्ते भर हफ्ता होगा, तो आई थिंक कुछ फर्क तो आएगा, पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ तो फर्क पड़ेगा। आई नो, So आई let's- नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। और वो कुछ फर्क लाने के लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने Efforts बहुत चाहिए, ज्यादा जरूर। जरूरी है। एज अ फैमिली कोई अकेला इस जंग को नहीं लड़ सकता है। आपको उसके लिए अपने साथ साथी चाहिए, सिपाही चाहिए, सेनापति चाहिए। तो वो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब इसमें आपका साथ दे सकते हैं, अगर आप उन्हें बताएं कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मुझे तकलीफ दे रही हैं और मैं
एज अ पेरेंट या मदर, एज अ फादर, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम इसमें मिलकर काम करें बेटा। चलिए हर तरह कैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार हम भी अपने बच्चों को बताएं कि हम सही नहीं हैं, आप भी हमें करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा, जैसे मैम ने कहा, कि हमेशा एक अथॉरिटी टोन में ही हम बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देते हैं रादर देन आस्किंग कि क्या हो रहा है, क्यों फील कर रहे हो, कैसे हो रहा है, आप क्या समझते हो या आपको क्या लगता है इसके बारे में। वो चीज़ों पे हमारी चर्चाएं कम होती हैं और शायद इसीलिए ये कॉन्वर्जेशन जो है वो वन वे हो जाता है। बच्चे को लगता है कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं या इमोशंस हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं और शायद इसीलिए उसे हमेशा कट ऑफ कर दिया जाता सही बात है। आप देखेंगे तो कुछ भी आप ऐसा कुछ शुरू करो जी। तो अभी जो सिनेरियो उसमें थोड़े बच्चे एडल्ट में से उससे टीनेज वाले, दे जस्ट लीव एंड गो टू द रूम्स। करेक्ट। आप चाहे बोलते रहो, चिखते रहो, अपना दरवाजा बंद करके, ही इज बैक टू हिज ओन वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तो उसने ऑलरेडी आपको डिटैच कर दिया है। यस, यू राइट। सो दैट बिल्डिंग ब्रिज इज ऑलरेडी गेटिंग कट ऑफ। कट कर रहे हैं और ये बहुत ही का विषय है। एग्जैक्टली। सो आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और ये एपिसोड को आगे तक पहुंचाने की ड्यूटी आपकी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसे प्लीज़ शेयर करें। अगर आप VNM TV बचपन और बुनियाद से जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का जो बेल आइकन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर तो आप डेफिनेटली, मैंने रिक्वेस्ट किया तो आप करेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आगे और कौन से विषयों पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, आप वो भी सजेशंस उसमें लिख सकते हैं ताकि हम पढ़ें और आप तक वो सभी चीज़ लेकर आएँ जो आप चाहते हैं। हालांकि कोशिश यही रहती है कि आसपास में हो रही तकलीफ़ों को ही टारगेट किया जाए, पर कहीं अगर कुछ चीज़ छूट भी जाती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अगर आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें तो क्या कहेंगे मैम? रिमेन स्ट्रांग, बी विथ योर चाइल्ड, क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी लाइए, कुछ साथ करिए, 2 पल हंस लीजिए, 2 पल मुस्कुराइए साथ में, फिर देखिए जो मजा है। एब्सोल्युटली, सो ट्रू एंड सो वेल सेड कि थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हंसी बांट लीजिए। दुख तो हर कोई बांटता है हम दूसरों का दुख भी घर ले आते हैं एक्चुअली कई बार, बट उसमें हम अपना भूल जाते हैं। तो बच्चों के साथ बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड करें, चाहे 15 मिनट हो दिन के, पर वो सिर्फ आपके और आपके बच्चे के लिए होने चाहिए, उसमें कोई तीसरा ना फिर आए। वापस आने वाले नहीं है। एग्जैक्टली। वो एज और वो स्वीट टाइम्स एंड द चिल्ड्रन विल ग्रो ऑफ एंड फिर यू आर लॉस्ट। बिल्कुल 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 सही कहा मैम ने। और तब हमें लगेगा, अफसोस होगा, अरे बच्चे बड़े हो गए, समय कहाँ गया पता नहीं चला। लेकिन जब समय हमारे पास था शायद हमने उस पर गौर नहीं दिया। तो वो बस अब हमें करना है, समय हाथ से जाने नहीं देना है। आप सब जहाँ हैं सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और बहुत ही अच्छा अपना जो आज का संडे है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।